नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम अंग्रेजों के संघर्ष में भाग 9 पढ़ेंगे तथा ये अंतिम भाग होगा। इसमें हम नेपाल आंग्ल नेपाल युद्ध की चर्चा करेंगे, जो अंग्रेजों का नेपालियों या गोरखाओं के साथ में जो युद्ध होता है उसे आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसी में हम प्रसिद्ध नाला पानी की लड़ाई को भी पढ़ेंगे तथा उसके बाद लास्ट में सुगौली की संधि होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में। आंग्ल नेपाल युद्ध एंग्लो नेपाली युद्ध 1 नवंबर 1814 से 4 मार्च 1816, जिसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल साम्राज्य वर्तमान नेपाल की गोरखाली सेना और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। दोनों पक्षों के पास भारतीय उपमहाद्वीप के पहाड़ी उत्तर में विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी कि दोनों राज्य अपने अपने विस्तार करना चाहते थे। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना विस्तार पर चरम पर करना चाहती थी और उधर नेपाली भी अपना विस्तार कर रहे थे। युद्ध 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही समाप्त होता है ये, जिसने नेपाली नियंत्रण के कुछ क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए, जो वर्तमान समय में भी भारत के पास मौजूद है, जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम का हिस्सा, उसके साथ उत्तराखंड में भी कुछ हिस्से आज भी भारत के पास मौजूद हैं। गोरखा साम्राज्य के खिलाफ नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। गोरखा साम्राज्य का नेतृत्व 2 थापा परिवारों ने किया था, थापा राज सिंह, अमर सिंह थापा का परिवार। ये 2 थापा परिवार थे जिन्होंने इस सेना का संचालन किया था। पृष्ठभूमि चलिए देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी गोरखा युद्ध की। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने नेपाल के साथ सक्रिय रूप से व्यापार किया। एक समृद्ध केंद्र के रूप में देखे जाने वाले नेपाल ने कंपनी को चावल, मक्खन, तेलहन, लकड़ी, रंग और सोने जैसी वस्तुओं की आपूर्ति प्रदान की। सन 1767 में इस साझेदारी को लेकर ब्रिटिश चिंताएं बढ़ने लगी। 1667 में गोरखाओं ने काठमांडू पर घाटी पर विजय प्राप्त की और नेपाल की सुदृढ़ शक्ति को सत्तारूढ़ बनाया, जिससे ब्रिटिश भारत जो था उस टाइम अंग्रेजों के अधीन और नेपाल के बीच घटते संबंधों के मार्ग प्रशस्त हुए। सन 1801 में कंपनी ने अपने क्षेत्र को मजबूत पकड़ बनाने के लिए काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंसी की स्थापना की। मेन बात होती है मैसूर युद्ध के बाद में, अभी बंगाल के बाद जब मैसूर युद्ध जीत जाते हैं अंग्रेज, तो अंग्रेजों का वर्चस्व तेजी से बढ़ने लगता है और चारों तरफ ये उत्पात मचाने लगते हैं। इसी के साथ इन्होंने पंजाब में भी संधि की थी, आपने देखा था पीछे। उसी के साथ इन्होंने गोरखाओं के साथ में भी संधि करी आके। 1799 में जो टीपू सुल्तान मारा जाता है, उसके बाद ब्रिटिशों का परचम चारों तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जब नेपाली सेना ने सत्ता को फिर से स्थापित करने का लक्ष्य रखा, तो इस सक्रिय प्रक्रिया में कंपनी के अधिकार मारे गए। सन 1814 में वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल ने आधिकारिक तौर पर नेपाल पर के युद्ध की घोषणा कर दी। सितंबर 1814 में नेपाल पर आक्रमण करने के लिए 16,000 सैनिक भेजे जाते हैं। सुगौली की संधि 1816 में फिर एंग्लो नेपाली युद्ध के अंत को चिन्हित करती है। युद्ध से पहले के वर्षों में ब्रिटिश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, जबकि नेपाली साम्राज्य का विस्तार पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमायूं और गहरवाल, दक्षिण में अवध तक ये सीमित था और उत्तर में इसका तिब्बत जो क्षेत्र था वहां था। पहले चीन नहीं था, तिब्बत राज्य था जो नेपाल की सीमा लगती थी। इस ब्रिटिश विस्तार का भारत से पहले ही विरोध किया जा चुका था। 3 एंग्लो मराठा युद्धों के साथ पंजाब में हुई संधि ब्रिटिश अभियान सतलुज से काशी तक 15,000 किलोमीटर यानी 930 मील से अधिक की सीमा पर 2 मोर्चों में हमला किया जाता है। पूर्वी मोर्चे पर मेजर जनरल बेनेट मार्ले और जनरल
जॉन सुलिवन वुड ने तराई पर काठमांडू घाटी की ओर अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व किया। मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी और कर्नल डेविड आर्कटेर लोनी ने पश्चिमी मोर्चे पर कमान संभाली। इन टुकड़ियों का आमना सामना अमर सिंह थापा की कमान से नेपाली सेना से हुआ। अक्टूबर 1814 की शुरुआत में ब्रिटिश सेना अलग अलग डिपों की ओर बढ़ने लगी और तुरंत बाद सेना को 4 डिवीजनों में गठित किया गया। ये 4 डिवीजन कौन कौन से थे? एक बनारस में, एक मेरठ, एक दीनापुर और चौथा लुधियाना में। चारों तरफ से ये घेरना चाहते थे। दीनापुर में पहला डिवीजन जो सबसे बड़ा था मेजर जनरल मार्ले के अधीन था और इसका उद्देश्य नेपाल की कुंजी, गुंडुक और बागमती के बीच मकवानपुर के दर्रे पर कब्जा करना था और काठमांडू की ओर बढ़ना था। मेजर जनरल वुड की कमान में तहत बनारस में डिवीजन, जिसके बाद उसे गोरखपुर भेज दिया जाता है। तीसरी डिवीजन का गठन मेरठपुर में मेजर जनरल गिलेस्पी के अधीन किया गया। लुधियाना में चौथा या उत्तरी पश्चिमी डिवीजन यह ब्रिगेडियर जनरल आर्कटर लोनी के अधीन इकट्ठा किया जाता है। ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड मोइरा थे। इन सभी चारों डिवीजनों में ज्यादातर भारतीय सैनिक ही शामिल थे। आर्कटर लोनी की सेना एकमात्र ऐसी डिवीजन थी जिसमें एक भी ब्रिटिश बटालियन नहीं था, जो कि आर्कटर लोनी की सेना थी जो लुधियाना डिवीजन की थी। उसमें कोई भी ब्रिटिश नहीं था, सारे भारतीय थे। अंत में गोरखाली सेना के मध्य और पूर्व के तीनों मोर्चों पर अंग्रेज को हराया, जबकि पश्चिम के शेष 2 मोर्चों में हार गई। क्या होता है, जो पूर्वी मोर्चे होते हैं उनमें अंग्रेजों को हराया गया, जबकि पश्चिमी मोर्चे पर हार गई। इस तरीके से ये होता है। अब चलते देखते हैं मकवानपुर के लड़ाई, मकवानपुर के दर्रे पर जो लड़ाई होती है उसको देखते हैं। मकवानपुर की लड़ाई 1816 में मेजर जनरल मार्ले को हेडौता के पर कब्जा करने और काठमांडू जाने से पहले हरिहरपुर और मकवानपुर के किले पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। उनके आगे बढ़ने पर मोर्चा राप्ती नदी और बागमती नदी के बीच था। उनके पास मकवानपुर और हरिहरपुर अक्ष के खिलाफ आक्रमण करने के लिए 12,000 सैनिक थे, लेकिन मेजर जनरल मार्ले ने नेपालियों के खिलाफ जोखिम लेने की अनिच्छा दिखाई। इस तहत मेजर जनरल जॉर्ज वुड, जिन्हें कभी ब्रिटिश सेना भारतीय सेना के टाइगर के रूप में जाना जाता था, कठोर आक्रमण करने वाले नेपालियों के खिलाफ बेहद सतर्क साबित हुए। कर्नल भीमसेन थापा के भाई रणवीर सिंह थापा को मकवानपुर हरिहरपुर अक्ष के सेक्टर का कमांडर बनाया जाता नेपालियों की तरफ से। कर्नल रणवीर सिंह थापा दुश्मनों को अपने चुने हुए हत्या क्षेत्र में लुभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेजर जनरल वुड 12 गढ़ी के आगे नहीं बढ़ पाए और अंततः उन्हें बेतिया वापस लौट जाना पड़ा। जो मेजर जनरल वुड होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उन्हें वापस बेतिया की ओर लौटना पड़ता है। चलिए आगे जीतगढ़ी की लड़ाई को भी। जीतगढ़ी का युद्ध एक अपदस्थ पलपली राजा की मदद से मेजर जनरल वुड ने बुटवल की सुरक्षा को दरकिनार करने, धुरी पर छोटे मोटे विरोध को खत्म करने और कम सुरक्षा वाले हिस्से को से पलपा पर हमला करने के उद्देश्य से शिवराज जीतगढ़ी और नुवाकोट पर मार्च करने की योजना बनाता है। नेपाली कर्नल उजिर सिंह थापा ने अपने 1200 सैनिकों को जीतगढ़ी, नुवाकोट की गढ़ी और काथे गढ़ी सहित कई रक्षात्मक पदों पर तैनात कर दिया। 6 जनवरी 1814 को अंग्रेजों की बढ़त जीतगढ़ की ओर हुई, जब वे टिनाऊ नदी को पार करके इस किले की ओर बढ़ रहे थे। नुवाकोट पाखे गढ़ी के लगभग 70 नेपाली मारे गए। इसी बीच 300 से अधिक अंग्रेज भी मारे जाते हैं, क्योंकि नेपालियों की इसमें अच्छी बढ़त ज्यादातर इसलिए रही क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, फिर भी उनके पास अच्छी बढ़त इसलिए थी क्योंकि वो हर चप्पे से हर तरीके से जानते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे और बाकी लोग थे
वो इस क्षेत्र से ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अगली होती है हरिहरपुर गढ़ी का युद्ध। प्रथम अभियान में हरिहरपुर गढ़ी के किले में कोई विशेषता सैन्य अभियान कार्रवाई नहीं हुई। मेजर जनरल वैलेट मार्ले और मेजर जनरल जॉर्ज वुड मकवानपुर और हरिहरपुर गढ़ी के किले के खिलाफ आक्रमण के लिए आगे नहीं बढ़ पाए थे। ये हरिहरपुर गढ़ी के युद्ध के बारे में है। आगे अब देखते हैं प्रसिद्ध नाला पानी की लड़ाई। नाला पानी की लड़ाई एंग्लो नेपाली युद्ध की पहली लड़ाई थी। ये लड़ाई देहरादून के पास नाला पानी किले के आसपास हुई थी। अंग्रेजों ने 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 1814 के बीच इसे घेर लिया था। किले की चौकी की कमान कैप्टन बलभद्र कुंवर के हाथ में थी। अंग्रेजों की तरफ से मेजर जनरल रोले गिलेस्पी ने की। गिलेस्पी घेराबंदी से पहले के दिनों में आदमियों को इकट्ठा करते समय मारे जाते हैं। जो गिलेस्पी होता है वो पहले समय में ही मारा जाता है। बलभद्र और उनकी 600 मजबूत गैरिसन ने 1 महीने से अधिक समय में 5000 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को सफलतापूर्वक सामना करते हैं। किले पर सीधा हमला करने, कब्जा करने और 2 महंगे और असफल प्रयासों के बाद अंग्रेजों ने अपना तरीका बदल दिया और किले के बाहरी जल आपूर्ति को काटकर गैरिसन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। घेराबंदी के आखिरी दिन 3 दिनों तक प्यासे रहने के बाद बलभद्र ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और घेराबंदी करने वाली सेना के खिलाफ हमले में गैरिसन ने 70 बचे हुए सदस्यों का नेतृत्व किया। अब नेपाली केवल 70 बचते हैं इधर। किले से बाहर निकलने के लिए लड़ते हुए बचे हुए लोग पास की पहाड़ियों में भाग गए। इस लड़ाई में एंग्लो नेपाली युद्ध के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार किया गया। चलिए आगे और देखते हैं इस युद्ध के बारे में। और जैथक की एक लड़ाई सहित बाद में कई लड़ाइयां इसी तरीके की सामने आती हैं। अमर सिंह के बेटे कर्नल राणा जोर सिंह थापा के खिलाफ अपनी अविभाजित सेना को ले जाने का निर्देश दिया, जो नाहन में गोरखा सेना के लगभग 2300 कुलीन लोगों के साथ थे। इसका उद्देश्य डिवीजन को काफी मजबूत करना और कमान मेजर जनरल मार्टिन डेले को सौंप दी जाती है। अब जो प्रसिद्ध ऊपर बताई गई जैथक की लड़ाई उसको देखते हैं। जैथक का युद्ध। मेजर जनरल मार्टिन डेल अब सेना में शामिल हो गए और कमान संभाल ली। उन्होंने 27 दिसंबर को नाहन शहर पर कब्जा कर लिया और जैथक के किले पर हमला शुरू कर दिया। किले में अमर सिंह थापा के बेटे राणा जोर सिंह थापा की कमान में 2000 लोगों की एक टुकड़ी थी। मार्टिन डेल ने हिम्मत खो दी और वापसी का आदेश दे देता है, क्योंकि नेपाली गोरखा बहुत तेजी से लड़ते हैं। जैथक पर अंततः युद्ध में बहुत बाद में कब्जा कर लिया गया और आक्टर लोनी ने कमान संभाली थी। जैथक में एक दिन की लड़ाई में अंग्रेजों के 300 से ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए और इससे मार्टिन का युद्ध के प्रति जोश ठंडा पड़ गया। 1.5 महीने से ज्यादा समय तक उन्होंने नेपाली सेना के खिलाफ कोई पहल से इनकार कर दिया। इस प्रकार फरवरी के मध्य तक नेपाली सेना उस समय तक जिन 4 ब्रिटिश कमांडरों का सामना किया था, जो 4 ब्रिटिश कमांडर थे उनका सामना कर रहे थे। चलिए आगे और देखते हैं। उसमें से गिलेस्पी की मौत हो गई। जैसे आपने पीछे देखा था, गिलेस्पी मारा जाता है, मार्ले युद्ध छोड़कर भाग जाता है और वुड की निष्क्रियता में धकेल दिया गया तथा मार्टिन डेल अत्यधिक सतर्कता के कारण व्यवहारिक रूप से अक्षम हो जाता है। इसने आक्टर लोनी के लिए जल्द ही अपनी क्षमता दिखाने और युद्ध रुख बदलने का माहौल तैयार कर दिया था। अगला है मालाओं और जैथक का दूसरा युद्ध। जैथक का पहला युद्ध समाप्त हो चुका है, अब जैथक का दूसरा युद्ध देखते हैं। मालाओं और जैथक की दूसरी लड़ाई के मध्य नेपाल और सुदूर पश्चिम के बीच नेपाली संचार लाइनों को काट दिया जाता है। इससे मालाओं में काजी अमर सिंह थापा और जैथक के रणजोर सिंह थापा की किस्मत को तय किया गया। मालाओं में मेजर जनरल आक्टर लोनी ने दिल्ली से सुदृढ़ और भारी तोपों को बुलाने के लिए अत्यधिक सावधानी से काम किया, जब तक कि उनके
कुल हमलावर बल भारी तोपों से सुसज्जित 10,000 से अधिक सैनिक शामिल नहीं हो गए। ऑक्टरलोनी ने बिलासपुर में से खाद्य आपूर्ति को काट दिया, जो बिलासपुर से खाद्य आपूर्ति हो रही थी। फिर अपना ध्यान रक्षात्मक चौकियों के जटिल नेटवर्क पर लगाया, जो किसी के भी सामने से हमले का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ऑक्टरलोनी के पर्याप्त सैनिक थे, इसलिए नेपाल की कम संख्या में सुरक्षात्मक खतरनाक रूप से विभाजित हो सकती थी। सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित चालों की एक श्रृंखला के बाद वह देवथल की चोटी पर एक स्थान स्थापित करने में सफल रहा, जो काजी अमर सिंह थापा के मुख्य किले मालाओन से 1000 गज से भी कम दूरी पर स्थित था। इस तरीके से ऑक्टरलोनी सफल प्रयास अपना कर पाता है। चलिए आगे और देखते हैं। पुराने योद्धा भक्ति थापा ने इस स्थान पर हमले के बाद वीरतापूर्वक नेतृत्व किया, लेकिन युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जो भक्ति सिंह थापा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। वे जल्द या बाद में राणा जोर सिंह के किलेबंदी की सीमा के भीतर एक सुविधाजनक स्थान पर खुद को और अपनी भारी तोपों को स्थापित करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार काजी अमर सिंह थापा और रणजोर सिंह थापा दोनों ही घिरे हुए थे। तभी बम शाह का पत्र आया, जिसने अल्मोड़ा के पतन की घोषणा कर दी थी। हालांकि पुराना कमांडर अभी भी आत्मसमर्पण करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन काजी अमर सिंह थापा ने आखिरकार स्थिति की निराशा को देखा और परिस्थितियों और ब्रिटिश तोपों से मजबूर होकर अपने और राणा जोर सिंह दोनों के लिए सम्मान के आत्मसमर्पण कर दिया। 15 मई 1815 को सुदूर पश्चिम में नेपाली ठिकानों पर अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये चलता है। अब इसके बाद दूसरा अभियान की ओर चलते हैं। जो दूसरा अभियान होता है नेपालियों के विरुद्ध, दूसरा अभियान पश्चिमी मोर्चे यानी गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में फैली नेपाली सेना पराजित हो गई। ऑक्टरलोनी ने आखिरकार बड़ा और काजी अमर सिंह थापा को मात दे दी। वह पहले नेपाली कंपनी अभियान में एकमात्र सफल ब्रिटिश कमांडर थे। जो अभी तक नेपाली कमांडर थे, उस नेपाल जो कंपनी अभियान थी उसमें केवल ब्रिटिश कमांडर में पहले जो थे वो मतलब सफल हो पाते हैं ऑक्टरलोनी। अंग्रेजों ने नेपाल को 28 नवंबर की संधि की पुष्टि करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। जो पहले अभियान के बाद 15 दिन का समय देते हैं। संधि के कुछ बिंदुओं पर नेपालियों के लिए जल्द पुष्टि करना बहुत कठिन था। इस देरी से अंग्रेजों ने राज्य के खिलाफ दूसरा सैन्य अभियान शुरू करने का बहाना तय किया। भीमसेन थापा के एक और भाई वक्त कर्नल भक्तावर सिंह थापा, ये भक्तावर सिंह थापा हैं, को पहले अभियान में विजयपुर से सिंधुली गढ़ी तक के क्षेत्र की रक्षात्मक लड़ाई के लिए सेक्टर कमांडर की नियुक्ति प्रदान की गई। दूसरे अभियान में बड़ा काजी अमर सिंह थापा को सिंधुली गढ़ी और पूर्वी मोर्चे के लिए सेक्टर कमांडर के रूप में विस्तृत किया गया था। कर्नल भक्तावर सिंह थापा मकवानपुर गढ़ी में अपने मुख्यालय में कार्यरत थे। मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने 17,000 ब्रिटिश सैनिकों के साथ नेपाल के खिलाफ समग्र कमांडर थे, जिन्होंने उपरदांग गढ़ी, सिंचियांग गढ़ी, कदरंग गढ़ी, मकवानपुर गढ़ी और हरिहरपुर गढ़ी सहित मोर्चों पर हमला ये करते हैं ऑक्टरलोनी। चलिए, कर्नल केली और कर्नल ओहो रोलाहा ने हरिहरपुर गढ़ी तक पहुंचने के लिए बागमती नदी का अनुसरण किया। कर्नल केली और कर्नल ओहो लोरहा ने 29 फरवरी को दो अलग अलग दिशाओं में हमला शुरू किया। ब्रिटिश सेना सुंदली गढ़ी तक नहीं पहुंच सकी और मार्च 1816 के अंत तक मकवानपुर से वापस लौट गई। नेपाल और अंग्रेजों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई, जिसके कारण अंततः एक संधि हुई। मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने संधि प्राप्त करने के लिए काठमांडू दरबार में चंद्रशेखर उपाध्याय, पंडित गजराज मिश्रा और अंततः भक्तावर सिंह थापा के मध्य हस्ताक्षर किए गए संधि पत्र को प्राप्त किया गया।
2 दिन बाद मकवानपुर में अनुमोदित संधि को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। युद्ध सुगौली संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसे एक आसमान संधि माना जाता है। ये समान संधि नहीं थी, आसमान संधि थी, जिसके कारण नेपाल को अपना 1/3 हिस्सा खोना पड़ा। अभी चित्र के माध्यम से आगे देखेंगे नेपाल के कौन कौन से क्षेत्र खोने पड़े। मेची नदी नेपाल की पूर्वी सीमा और महाकाली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा थी, वो बन जाती है। अब देखते हैं सुगौली की संधि जो होती है उसके बारे में। सुगौली की संधि 4 मार्च 1816 को पुष्टि की गई थी। संधि के अनुसार नेपाल ने सिक्किम, दार्जिलिंग सहित कुमायूं और गढ़वाल और पश्चिम के तराई क्षेत्र खो दिए थे, ये जो कि आज भारत के पास स्थित है। चलिए आगे देखते हैं चित्र को, जिसके साथ आपको ये सारी स्थितियां अच्छे आप चित्र देख सकते हैं नेपाल का। ये पहले का नेपाल है, आप देख सकते हैं। ये गढ़वाल, देहरादून, कुमायूं, ये क्षेत्र आज भारत के पास स्थित है। ये पहले कभी नेपाल का हिस्सा थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जीता गया हिस्सा है जो आज भारत के पास है, उत्तराखंड में। इधर आप सिक्किम और ये दार्जिलिंग वाला, ये क्षेत्र कुछ गड़बड़ हो गया, ये दार्जिलिंग वाला हिस्सा भी आज भारत के पास स्थित है। ये आप चित्र में अच्छे से भारत का नक्शा देखेंगे तो वहां पे ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ये आजकल सब भारत के, और नेपाल के पास ऊपर आक्रमण करने का मेन जो था जरिया ये था अवध से लगी हुई सीमा नेपाल की होना। तो अवध का साम्राज्य इस समय ब्रिटिश के लगभग अधीन ही था, उसी के अनुसार चल रहा था। तो ये खतरा मंडरा रहे थे, इसलिए और नेपाल पर कब्जा किया जाता है और ये क्षेत्र ब्रिटिशों द्वारा ब्रिटिश भारत में विलीन कर लिया जाता है। जो मेची नदी नई पूर्वी सीमा बन गई और महाकाली नदी राज्य की पश्चिमी सीमा बन गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तराई क्षेत्र की आय को नुकसान की भरपाई के लिए सालाना 2 लाख रुपए का भुगतान करेगी। तराई की भूमि पर शासन करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल साबित हुआ और उनमें से कुछ को बाद में 1816 में राज्य को वापस दे दिया गया और तदनुसार वार्षिक भुगतान समाप्त कर दिया गया। नेपाल और अवध के बीच सीमा अंततः 1830 तक समायोजित नहीं किया गया था और नेपाल और ब्रिटिश के 1815 जब ब्रिटिश सेनाएं नेपाल से सुदूर पश्चिम के क्षेत्र में अभियान चला रही थी, उस उच्च पदस्थ मांचू अधिकारी एक बड़ी सैन्य शक्ति के साथ चीन से ल्हासा की ओर बढ़ा और अगले वर्ष एंग्लो नेपाली संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद चीनी सेना फिर से दक्षिण की ओर बढ़ी और नेपाली सीमा तक आ जाती है। हेस्टिंग ने शाही अधिकारियों को शांत करने व आश्वासन भेजे और काठमांडू में नए आए ब्रिटिश रेजिडेंट्स को आदेश दिया कि वे अपना सामान पैक करें और अगर चीनी फिर से आक्रमण करते हैं तो तुरंत चले आने के लिए तैयार रहें। इस तरीके से ये आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है। सुगौली संधि के बाद में जो स्थितियां थी वो भी क्लियर हुई। इस तरीके से ये अंग्रेजों का संघर्ष लगभग समाप्त हुआ। अब आगे हम देखेंगे भारत में आए गवर्नर जनरलों को 1857 के पहले की स्थितियों को। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।